हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको केमिस्ट्री के वो टॉप के प्रश्न कराने जा रहा हूं जो यूपी पॉलिटेक्निक में पूछा जाता है, जो हर साल यूपी पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्ज़ाम में आता है और इस साल पक्का है। इस वीडियो अगर आप ये वीडियो आप पूरा देखते हैं तो पक्का है कि इसमें से कम आपको 10 या 15 क्वेश्चन पक्का मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराना शुरू करता हूँ। और जो भी बच्चे इस वीडियो पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो उनको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देखिए। फिटकिरी, ये जो फिटकिरी है ये हर साल इससे पूछता है, ठीक ना। फिटकिरी का सूत्र क्या होता है? तो K2SO4 Al2SO4 के थ्राइज I/2 24H2O होता है। क्या होता है? × 4H2O होता है, 24H2O। कभी कभी ये भी दे देता है फिटकिरी के सूत्र में। ये बताइए कि फिटकिरी यानी फिटकिरी को एक दूसरे भाषा में एलम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलम। कभी फिटकिरी ना लिख के बोल देता है कि बताइए कि एलम में कितने भाग जल होते हैं। तो यहीं देख लीजिए, ये हमारा H2O क्या होता है? जल होता है। H2O क्या होता है? जल होता है। और ये कितने भाग है? 24 भाग है, ठीक ना। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ दिया जाता है और टोटली फिटकिरी का सूत्र भी पूछ दिया जाता है। ठीक है, दूसरा कह रहा है जल के प्रत्येक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की अनुपात सदैव कितना होता है? और ये क्वेश्चन बार बार पूछा, ये IMP है, एकदम IMP। इस बार भी आएगा, पक्का आएगा। तो आप लोग पेपर दे के आके आइएगा तो जरूर बताएंगे, ठीक ना, कि अनुपात क्या होता है। तो 2:1 होता है। क्या होता है जी? 2:1 होता है। परमाणुओं का अनुपात, ध्यान रखिएगा, किसका अनुपात? परमाणुओं का अनुपात। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात 2:1 होता है। ठीक है, इसी में अगर इसका भार पर विचार किया जाए, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, ठीक ना, परमाणु भार के बारे में किया जाए तो भार का अनुपात 1:8 होता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत IMP है और ये हमेशा एंट्रेंस में पूछा जाता है। अगर परमाणुओं के अनुपात पूछा तो 2:1 और भार का अनुपात पूछा तो 1:8, बिल्कुल विपरीत हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रसायन विज्ञान की उत्पत्ति किस देश से हुई थी? तो मिस्र देश से हुई थी। किस देश से हुई थी? मिस्र देश से। और मिस्र देश के केमिया शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई थी। और केमिया का अर्थ क्या होता है? काला रंग। ये भी एग्जाम में क्या कर दिया जाता है? पूछ लिया जाता है। अब यहाँ से देखिए आगे कि आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक, यानी कि जो हमारा रसायन विज्ञान अभी चल रहा है आधुनिक, इसके जनक कौन है? तो लेवासिए हैं। कौन है? लेवासिए। ठीक है, आगे देखिए, संसार की सभी वस्तुओं, जो संसार की सभी वस्तु हैं यह द्रव्यों या पदार्थों से बनी हुई है। तो पूछा जाता है कि बताइए कि कोई वस्तु किससे बनी होती है? तो द्रव्य से या पदार्थ से बनी होती है। तो यहाँ से जान लीजिए कि संसार की कोई भी वस्तु जो है किसकी बनी होती है? तो द्रव्य से या पदार्थ से मिलकर बनी होती है। ठीक है, आगे देखिए, पदार्थ को 3 वर्गों में बांटा गया है। पदार्थ को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में बांटा गया है। ठोस, द्रव, गैस। ये पूछ लिया जाता है कि पदार्थ को कितने भागों में बांटा जाता है? तो 3 भागों में। कौन कौन से में? तो ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, अगला दिया है कि देखिए ठोस की क्या विशेषता होती है? तो ठोस में आकार एवं आयतन निश्चित होता है। ये एग्जाम में बार बार पूछता है कि बताइए कि वह कौन सा पदार्थ का वह कौन सा रूप है जिसका आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा तो वो क्या होता है जी? ठोस होता है। यानी कि ठोस का आकार और आयतन क्या होता है? दोनों निश्चित होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल दिया है आपका कि वस्तु में परस्पर आकर्षण बल होता है। यानी कि जो भी ठोस वस्तु होती है वो ठोस कैसे होती है? क्योंकि उसमें जो उसके अणु होते हैं उसमें आकर्षण बल होता है। आकर्षण बल का मतलब कि एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, एक दूसरे को चुंबक की तरह पकड़ते हैं, इसलिए वो ठोस होता है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि ठोस वस्तु में जैसे कौन सा बल का प्रयोग किया जाता है? तो आकर्षण बल का प्रयोग किया जाता है। अगला दिया है कि द्रव जिसमें आयतन, देखिए अब द्रव क्या होता है, ठीक ना, द्रव क्या होता है? तो जिसका आयतन निश्चित होता है, ठीक ना। द्रव एक ऐसा होता है जिसका आयतन निश्चित होता है लेकिन इसका आकार अनिश्चित होता है, यानी कि इसका आकार निश्चित नहीं होता है। यानी कि द्रव को जिस चीज में हम डालेंगे, जिस बर्तन में डालेंगे, उसी का वो आकार ले लेगा, ठीक ना। तो पूछा जाता है कि पदार्थ का वह रूप जिसका आयतन निश्चित हो लेकिन आकार निश्चित न हो, उसे क्या कहा जाता है? तो द्रव कहा जाता है, ठीक ना। जैसे दूध और पानी, इसको हम जिस भी बर्तन में डालेंगे, ठीक ना,
वो उसी का आकार ले लेगा, लेकिन जैसे 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा, ठीक ना। तो आयतन उसका तो वही रह गया, लेकिन आकार जिस भी बर्तन में डालेंगे हम उसका ये ले लेगा, ठीक है। आगे दिया है कि द्रव, ध्यान दीजिएगा कि द्रव पदार्थ के अणु ठोस पदार्थ के अणु से परस्पर दूर होते हैं। देखिए ठोस में क्या होता है कि अणु आकर्षित होते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं तब ठोस बनता है, लेकिन द्रव में क्या होता है कि ठोस की अपेक्षा इसके जो कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं, इसलिए ये द्रविक रूप में बहता है, ठीक है। अगला दिया है गैस, ठीक ना। ये गैस क्या होता है? तो पदार्थ का वह रूप होता है जिसमें आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं, ना ही इसमें आयतन होता है और ना ही इसमें आकार होता है, ठीक ना। वो हमारा कौन पदार्थ का कौन सा रूप कहलाता है? गैस कहलाता है, ठीक है। और ये एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे वायु हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ठीक ना। आगे ध्यान दीजिएगा तत्व क्या होता है, ठीक ना। तत्व वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है तत्व कहलाता है, ठीक ना। तो एग्जाम में पूछता है कि बताइए कि वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है वो क्या कहलाता है? तो तत्व। ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, लेकिन हमें क्या देना है? एलिमेंट्स, तत्व, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक ना, सोडियम, लोहा, इस प्रकार के, ठीक है। अब ये जो तत्व होते हैं हमारे, ठीक ना, ये जो तत्व होते हैं हमारे ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक धातु और एक अधातु होते हैं। ये भी पूछा जाता है कि तत्व कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के, धात्विक और अधात्विक, ठीक ना। अब आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्या कर रहा है कि जो वर्तमान में जो तत्व हैं वो 112 हैं। कितने हैं? 112। 112 तत्वों की खोज की जा चुकी है अभी तक, ठीक ना। जिसमें से 92 जो तत्व है वो प्राकृतिक है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये बताइए कि 100 कितने तत्व प्राकृतिक है? तो 92, और 112 में से 92 घटा देंगे, जो शेष बचेगा वो, ठीक ना, अभी वैज्ञानिकों द्वारा नया क्या किए गए हैं? खोजे गए, माने कि वो आर्टिफिशियल हैं, आधुनिक हैं, ठीक ना। क्या है जी? आधुनिक है, ठीक ना। इसे घटा लेंगे तो क्या बचेगा? 0 और 11 में से 2, 20, यानी कि 20 तत्व जो है भारतीय या जो भी वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा क्या किए गए हैं? खोजे गए हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या दिया है? यौगिक। यौगिक क्या है? तो देखिए वह अशुद्ध पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है वो हमारा कहलाता है क्या? यौगिक। यौगिक माने क्या कि इसमें 2 तत्व रहेंगे और 2 पदार्थ रहेंगे, दोनों का एक निश्चित अनुपात रहेगा, उससे हम क्या कहते हैं? यौगिक। जैसे जल एक यौगिक है। ये पूछ देता है कि बताइए कि जल क्या है? तो जल एक यौगिक है जिसका सूत्र होता है H2O, जिसमें हाइड्रोजन होता है और क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, जो अभी ऊपर क्वेश्चन बताया था ना 2.1 वाला। तो देख लिए 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन होता है, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, साथ साथ जो नए हैं इस वीडियो पर वो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी कीजिए, ठीक ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए अब करें कि देखिए ध्यान से कि ऐसे ठोस पदार्थ जिसे गर्म करने पर सीधे वाष्प में अर्थात ठंडा करने पर सीधे ठोस में बदल जाते हैं, यानी कि ठोस से सीधे वाष्प में और वाष्प से सीधे ठोस में बदल जाते हैं, ठीक ना। इस क्रिया को क्या कह माने वह पदार्थ क्या कहलाता है? तो वह पदार्थ ऊर्ध्वपातन पदार्थ कहलाता है। कौन सा पदार्थ कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। तो एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि बताइए कि ऊर्ध्वपातन पदार्थ क्या होता है। तो ये कौन से पदार्थ होते हैं जी? वे पदार्थ जिसको हम सीधे अगर जलाएं, गर्म करें तो सीधे किस में बदले? द्रव में ना बदले, सीधे वाष्प में बदल जाए और ठंडा करने पर सीधे ठोस में बदल जाए, तो ये हमारा क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे कपूर को जलाएंगे तो सीधे ये गैस में बदलेगा, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, बेंजोइक अम्ल, ठीक ना। ये एग्जाम में पूछ देता है कि बताइए अमोनियम क्लोराइड किस प्रकार का पदार्थ है? तो ऊर्ध्वपातन पदार्थ है। कपूर क्या है? तो ऊर्ध्वपातन है, ठीक ना। नेफ्थलीन क्या है? तो ऊर्ध्वपातन है। बेंजोइक अम्ल क्या है? तो ऊर्ध्वपातन है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल, प्रभाजी आसवन क्या होता है? ठीक ना, प्रभाजी आसवन क्या होता है ये पूछता है। तो देखिए क्वेश्चन में कैसे पूछेगा, इसमें जल में मिश्रित द्रवों को पृथक पृथक करते हैं। ये पूछेगा कि अगर जिस जल में हम मिश्रित द्रवों को अलग अलग करते हैं, या पृथक करना मतलब अलग अलग करते हैं, वह क्या कहलाता है? तो वो हमारा प्रभाजी आसवन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रभाजी आसवन कहलाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि जल में मिश्रित द्रवों को जब हम अलग अलग करते हैं तो वो क्या कहलाता है? प्रभाजी आसवन कहलाता है। जैसे
शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, यदि इनको हम लोग अलग कर सकते हैं। जैसे कि मिट्टी को डाल के पानी में डालेंगे तो मिट्टी का तेल हमारा क्या होगा, ऊपर हो जाएगा और पानी नीचे हो जाएगा। ठीक है। अब अगला दिया है कि नाभिक में क्या होता है। ठीक ना, नाभिक में क्या होता है, तो देखिए न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं। और ये हर बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं बहुत सारे साल के प्रीवियस ईयर का पेपर से ये क्वेश्चन लेकर बनाया हूँ। ठीक ना, और इस साल पक्का है कि इसमें से आपको क्वेश्चन मिलेगा। अब चूंकि मैं भी एक पॉलिटेक्निक होल्डर ही हूँ, ठीक है, तो मैं जानता हूँ कि क्या आता है। ठीक है। तथा देखो परमाणु का, देखिए नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं। और इसमें एक परमाणु जो होता है उसका आवेश जो होता है शून्य होता है। तो एग्जाम में पूछेगा कि नाभिक में जो परमाणु होता है उसका आवेश कैसा होता है, तो शून्य होता है। क्या होता है जी, शून्य होता है। नाभिक में क्या क्या होते हैं, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। एकदम ध्यान से देखते रहिएगा वीडियो, पक्का है आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप भी कहेंगे कि हाँ सर ने क्या बताया था। ठीक है। अगला परमाणु भार। परमाणु भार किसे कहते हैं, तो देख लीजिए, इसे अपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान भी कहा जाता है। जो ये परमाणु आया था इसी है, यही परमाणु भार है। इसको एक दूसरा नाम भी दे दिया है परमाणु द्रव्यमान। तो इसमें हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, परमाणु भार कहे या परमाणु द्रव्यमान कहे एक ही होता है। ठीक ना, या अपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान भी इसको कहा जाता है। और यही होता है नाभिक में जो शून्य होता है। ठीक है। अब अगला दिया है कि परमाणु भार निकालने के लिए क्या किया जाता है, तो देखिए जितने भी तत्व है उनका औसत भार लेंगे और कार्बन 12 का भार लेकर इसको बट्टे में कर लेंगे, यानी कि भाग दे देंगे, तो हमारा परमाणु भार क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो कभी कभी सीधे सीधे सूत्र भी पूछ देता है कि परमाणु भार का फॉर्मूला क्या होता है, तो औसत सभी तत्वों के औसत भार इंटू कार्बन परमाणु का भार बटे में 100 बटे में 12 कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए आप लोग, परमाणु द्रव्यमान संख्या। ये परमाणु द्रव्यमान संख्या कितना होता है, तो देखिए ये एग्जाम में कई बार सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि बताइए कि परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। तो ध्यान से देखिए कितनी होती है, ये 1.660033 गुणे 10⁻27 किलोग्राम के तुल्य होता है। के तुल्य मतलब के बराबर होता है। ठीक ना, ये बार बार एग्जाम में पूछ लिया है। या इसको कहा जा सकता है कि कार्बन 12 के, जो कार्बन 12 के परमाणु भार होते हैं, परमाणु संख्या होते हैं, उनका 1/12 होता है। देखिए मोस्ट आईएमपी ये क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये। ठीक ना, ये पूछ सकता है कि परमाणु द्रव्यमान, तो दोनों में से पूछ सकता है। ऑप्शन में ये भी दे देगा कि कार्बन परमाणु के 1/12 होता है, या ये दे देगा। जो भी ऑप्शन में आपको दिखाई देगा उसी पे हम क्या कर देंगे, टिक लगा देंगे। ठीक ना। नेक्स्ट सवाल देखिए, आगे कह रहा है कि जो नाभिक होता है, ठीक ना, इसके चारों ओर ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऋण आवेशित क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन में आवेश होता है वो क्या होता होगा, ऋणात्मक होता होगा। क्या होता होगा, ऋणात्मक होता होगा। ठीक है। आगे दिया क्वेश्चन यही पूछ देगा कि नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं या उसके चारों ओर रहते हैं, उनका आवेश कैसा होता है, तो ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, तो ऋणात्मक होता है। देखिए टॉप के प्रश्न हैं जो हर साल एंट्रेंस में पूछे जाते हैं। ये आपको सिलेक्शन पक्का दिलवाएगा, अच्छे कॉलेज दिलवाएगा, अच्छा ट्रेड दिलवाएगा आपको। और हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए बच्चों। देखिए नेक्स्ट सवाल, एक इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन के बराबर तथा विपरीत आवेश होता है। देखिए कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक ना, इस पर प्रोटॉन के विपरीत, ठीक ना, प्रोटॉन के बराबर तथा विपरीत आवेश होता है। यानी कि जीतना, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर, प्रोटॉन पर अगर 10 है तो इलेक्ट्रॉन पर भी 10 होगा, लेकिन -10 होगा। ठीक ना, माने कि इसके विपरीत होता है। ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए कि इलेक्ट्रॉन पर किसके बराबर और विपरीत आवेश होता है, तो सीधे आंसर हम मारेंगे प्रोटॉन के। किसके, प्रोटॉन के। ठीक ना। नेक्स्ट सवाल क्या दिया है कि किसी परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। यानी कि कोई अगर परमाणु है तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। क्योंकि यहाँ पर भी क्या दिया था, बराबर होती है, लेकिन अपोजिट होती है। तो यह क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। ये क्वेश्चन देखिए बहुत खतरनाक है और आईएमपी है। पूछेगा कि किसी परमाणु में अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है तो वह परमाणु कैसा होगा, तो वह परमाणु उदासीन होगा। कैसा होगा, उदासीन होगा। और ये क्वेश्चन आईएमपी है, देखिए जरूर आएगा। ठीक है। अगला दिया है, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग, ठीक ना, ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग 1836 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होते हैं।
ये पूछ देगा कि बताइए कि प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, ऑप्शन में दे देगा 1836 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर, 1837 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का। तो ये हमें याद होना चाहिए कि क्या होता है, ये 1836 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या, अगर ये पूछेगा कि किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो हम बताएंगे 2n²। कितना होता है, 2n²। और यहाँ पर n का मान क्या होता है, n कक्ष की संख्या होती है। जैसे मान लीजिए तीसरा कक्ष है तो 2 × 3 आके स्क्वायर कर लेंगे, तो इस तरह से हमारा क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या मिल जाएगी। चौथा है तो 2 × 4 के स्क्वायर कर लेंगे तो उसका मिल जाएगा। ठीक ना, तो ये n क्या है, n कक्ष की संख्या होती है कि किस कक्ष में ये इलेक्ट्रॉन का हमें मान निकालना है। ठीक है, तो रख लेंगे। ठीक ना, अब ध्यान दीजिएगा, कह रहे कि न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इस पे कोई आवेश नहीं होता है। जो न्यूट्रॉन होता है ये क्या होता है, न्यूट्रॉन ये उदासीन होता है। क्या होता है जी, उदासीन होता है, और इस पे कोई आवेश नहीं होता है। तो एग्जाम में कैसे पूछता है बताइए, पूछ देता है कि न्यूट्रॉन पर आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर आवेश होता है, और ऐसे पूछ देता है। ठीक ना, न्यूट्रॉन पे क्या होता है, आवेश होता है, और इसमें देता है कि धनात्मक, ऋणात्मक, ठीक ना, उदासीन, और एक दे देगा इनमें से कोई नहीं या इस पे आवेश नहीं होता है। तो हमें इसमें क्या मानना है कि इसमें आवेश नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल दिया है क्या कि एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो किंतु परमाणु संख्या समान हो, वो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। देख लीजिए ध्यान से कि एक ऐसा परमाणु जिसका परमाणु द्रव्यमान क्या हो, भिन्न भिन्न हो, लेकिन परमाणु संख्या समान हो, वो समस्थानिक कहलाते हैं। और ये बार बार पेपर में पूछा गया है। जैसे दे देगा 1H11, कहेगा कि ये बताइए ये कौन सा है, ये किस में आता है, तो इसको लिखेंगे समभारिक, समस्थानिक, ऐसे कई ऑप्शन दे देंगे। हम जानते हैं ये क्या है, समस्थानिक है। देखिए 1H2, 1H3, देखिए इनमें सभी में जो है परमाणु की संख्या क्या है, समान है, लेकिन इसका द्रव्यमान क्या है, अलग अलग है। तो ये 1H11 को प्रोटेटियम कहा जाता है, हाइड्रोजन, और 1H2 को ड्यूटेरियम, और 1H3 को ट्रिटेनियम। और ये क्या होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। तो याद रहेगा ना, समस्थानिक क्या होते हैं, इनका द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, लेकिन इनकी परमाणु संख्या क्या होती है, समान होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। और हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो लाइक कीजिए, और ये क्वेश्चन पक्का है आपको देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशन में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है आपका, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोटोप्स क्या होता है। ठीक ना, आइसोटोप्स क्या होता है। ठीक ना, ये बहुत बार पूछा है। ऐसे पूछेगा कि विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके नाभिकों में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। ऐसे तत्व जिन, विभिन्न माने ऐसे तत्व जिनमें नाभिकों में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन में आपको मिलेगा आइसोटॉप्स, फटाक से मार देंगे। ठीक ना, जैसे देखिए 14Se30, 15P31 और 16sp32, ये भी दे देगा और पूछेगा कि ये बताइए कि क्या है। ठीक ना, तो ये हम बता सकते हैं कि ये आइसोटॉप्स है। ठीक है, तो ध्यान रहेगा। अगला दिया है समभारिक। समभारिक क्या होता है, वे तत्व जिनके परमाणु भार समान है किंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। देखिए समस्थानिक के बिल्कुल उल्टा, उसमें परमाणु भार क्या था, परमाणु भार क्या था, अलग अलग था, लेकिन परमाणु संख्याएं जो थी समान थी। इसमें उसका उल्टा हो गया। वे तत्व जिसके परमाणु भार समान हो किंतु परमाणु संख्याएं भिन्न भिन्न होती है, वो समभारिक कहलाता है। और ये थ्योरी भी पूछता है कि ये बताइए कि वे तत्व जिनके परमाणु भार समान किंतु परमाणु संख्या भिन्न होती है, वो क्या कहलाती है, समभारिक कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन में मिलेगा, इसको टिक देंगे। जैसे आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम आदि। अगर ऐसे भी दे देगा कि बताइए कैल्शियम क्या है, समस्थानिक है, समभारिक है, आइसोटोप्स है, या इनमें से कोई नहीं, तो हम क्या बताएंगे, इसमें समभारिक है। ठीक ना, इसी प्रकार से एंट्रेंस में क्या पूछता है, एग्जाम में पूछता है। ठीक ना, देखिए अब जो ये होता है आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, ठीक ना, इनका परमाणु भार 40 होता है। क्या होता है, 40 होता है, लेकिन इनका अलग अलग अगर द्रव्यमान लिया जाए तो आर्गन का 18, पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20 होता है। ठीक ना, तो देख लीजिए ये हमारा द्रव्यमान अलग हुआ और परमाणु भार समान हुआ। ठीक है, अब अगला दिया है, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था और किस सन में किया था। तो इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था और 1897 में किया था।
किसमें किया था जी? 1897 में। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। और कब किया था? तो 1919 में किया था, ठीक ना। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? तो चैडविक ने किया था और 1932 में किया था, याद रखेंगे। और इसके एक साथ ट्रिक होता है ईंट पर नाच, ईंट पर नाच, इसका एक ट्रिक होता है ईंट पर नाच। आप सब जानते भी होंगे ईंट पर नाच मतलब ई मने इलेक्ट्रॉन और टी मने थॉमसन, पी मने प्रोटॉन, आर मने रदरफोर्ड, माने कि प्रोटॉन का रदरफोर्ड, ई मने इलेक्ट्रॉन का थॉमसन और नाच न्यूट्रॉन का चैडविक, ठीक ना। तो इस प्रकार से भी याद रखेंगे ईंट पर नाच, ठीक है। अब अगला देख लीजिए। अब इसमें पूछा है कि परमाणु संख्या का खोज किसने किया था? तो मोस्ले ने किया था। और कब किया था? तो 1913 ईस्वी में किया था, ठीक है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा, परमाणु सिद्धांत, इसका खोज किसने किया था? तो डाल्टन ने किया था। और कब किया था? तो 1803 ईस्वी में किया था। किसमें किया था? 1803 ईस्वी में, ठीक ना। अगला है परमाणु संरचना। परमाणु संरचना का खोज किसने किया था? बोर और रदरफोर्ड दोनों ने मिलकर किया था। कब? 1913 में। तो इसमें से पक्का है कि 2 सवाल आपको आएंगे एंट्रेंस में, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, मोल क्या होता है, ठीक ना। तो कह रहे कि मोल किसी पदार्थ की के परमाणु अणु अथवा आयतन की निश्चित संख्या को व्यक्त करता है। तो ये मोल है जो किसी पदार्थ के परमाणु अणु या उसका आयन होता है, जो आयन उसकी निश्चित संख्या को बताता है, वो हमारा क्या कहलाता है? मोल कहलाता है, ठीक ना। क्या कहलाता है? मोल। और इस मोल को, एक मोल बराबर जो होता है 6.022 × 10 के घात 23 होता है, ठीक ना। 10 के घात 23 होता है। कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि एवोगाद्रो संख्या कितनी होती है, तो देखिए इसी को एवोगाद्रो संख्या भी कहा जाता है। और ये IIMP है, मोस्ट IIMP क्वेश्चन है, ठीक ना। एवोगाद्रो संख्या पक्का है कि पूछता है, ठीक ना। तो एवोगाद्रो संख्या क्या होती है? 6.022 × 10 के घात 23 होता है, ठीक ना। नेक्स्ट सवाल चलते हैं हम लोग। रेडियो सक्रियता क्या होती है, ठीक ना। तो देखिए रेडियो सक्रियता की खोज फ्रांसीसी वैज्ञानिक हेनरी बैक्यूलेट ने की थी। किसने की थी? हेनरी बैक्यूलेट ने। कब किया था? 1896 में किया था। कब किया था? 1896 में किया था। तो ये रेडियो सक्रियता है और इसका खोज 1896 में की गई थी, ठीक है। अगला दिया है क्वेश्चन, ये बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रेडियो सक्रियता का खोज किसने किया था? तो हेनरी बैक्यूलेट ने किया था। और कब किया था? तो 1896 में किया था, ठीक ना। नेक्स्ट सवाल है, 1898 में मैडम क्यूरी ने, ठीक ना। देखिए 1898 में मैडम क्यूरी, कौन? मैडम क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी ने, ठीक ना, रेडियम का खोज किया था। किसका खोज किया था? रेडियम का। और इन्होंने किससे खोज किया था? तो पीच ब्लेड से। एक पीच ब्लेड तत्व था, इसी से इन्होंने रेडियम को क्या किया था? प्राप्त किया था, ठीक है। इसे क्या किया था? रेडियम को प्राप्त किया था। तो ये एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि रेडियम का खोज किसने किया था? तो मैडम क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी ने किया था। और कब किया था? तो 1898 में किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रेडियम यूरेनियम की अपेक्षा, जो रेडियम होता है वो यूरेनियम की अपेक्षा 10 लाख गुना अधिक सक्रिय होता है। यानी कि यूरेनियम से ये ज्यादा तेज गति से चलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अब दिया है कि देखिए रेडियो एक्टिव तत्व का जब विघटन होता है, ठीक ना, तो इसमें से 3 किरणें निकलती है। कितने किरणें निकलती हैं? 3 किरणें उत्सर्जित होती हैं। और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, एकदम बार बार। कौन कौन सी किरणें आती है? अल्फा, बीटा और गामा किरणें। अल्फा, बीटा और गामा किरणें। और इसमें संबंध भी पूछ दिया जाता है कि अल्फा, बीटा, गामा में क्या संबंध होता है। तो देखिए अल्फा बराबर होता है 2 बीटा, या अल्फा बराबर 3 बीटा, या 2 बीटा बराबर 3 गामा, यही संबंध होता है। और कभी कभी रेशियो पूछ दिया जाता है केवल। तो देखिए अल्फा, बीटा, गामा में रेशियो क्या होता है? 1 संबंध है 2 संबंध है 3 का। और ये मोस्ट IIMP क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा है और इस साल भी पक्का है कि पूछेगा, याद रखिएगा, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, गामा किरण की खोज, ठीक ना। देखिए गामा किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, यानी कि अल्फा, बीटा सबसे अधिक किसकी होती है भेदन क्षमता? इसका गामा किरण का। उसके बाद बीटा का होता है और अल्फा का सबसे कम होता है, ठीक है। आगे दिया है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया से हाइड्रोजन बम बनता है। कौन सा बम बनता है? हाइड्रोजन बम। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा गया कि बताइए कि
कि हाइड्रोजन बम किसकी देन है, तो नाभिकीय संलयन की। ठीक ना, क्या हाइड्रोजन बम बनता है तो किससे बनता है, तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया से बनती है। ठीक है, अब अगला सवाल चलिए, रेडियो एक्टिव, जो रेडियो एक्टिव समस्थानिक का प्रयोग जो होता है, देखिए रेडियो एक्टिव समस्थानिकों का प्रयोग प्राचीन तत्वों की आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यानी कि रेडियो समस्थानिकों का प्रयोग किस लिए किया जाता है, जो प्राचीन यानी कि पुराने तत्व हैं उनके आयु का निर्धारण करने के लिए किया जाता है कि उनके आयु कितने हैं। ठीक है, तो बच्चों में यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और जो नए हैं इस वीडियो पर वो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए बहुत ऐसे टॉप के क्वेश्चन लेकर आता रहूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। दिया है कि जीवाश्म, मृत पेड़ और पौधे आदि की आयु किससे ज्ञात की जाती है। ठीक ना, तो कार्बन से ज्ञात की जाती है। किससे, कार्बन से, कार्बन के द्वारा इसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, अगला दिया है गामा किरणों का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ठीक ना, तो कीटाणुओं या हानिकारक चीजों को नष्ट करने में किया जाता है। कीटाणुओं या हानिकारक चीजों को नष्ट करने में एग्जाम में पूछ देता है कि बताइए कीटाणुओं को नष्ट करने में किस किरण का उपयोग किया जाता है, तो दे देगा अल्फा, बीटा, गामा और इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग किस पे टिक मारेंगे, गामा किरण पे। किस पे टिक मारेंगे, गामा किरण पे। वैसे ही कोबाल्ट 60 CO, देखिए ध्यान से, कोबाल्ट 60 का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो कैंसर के उपचार में किया जाता है। यानी कि कैंसर का इलाज करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं। ठीक ना, उसी तरह से कार्बन 40 होता है, 14 होता है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो फोटोसिंथेसिस के अध्ययन में किया जाता है। उसके बाद अजैविक कार्बनिक वस्तुओं की आयु निर्धारण करने में भी कार्बन 40 का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कोई भी तत्व अपने परमाणुओं के अंतिम कक्ष में 8 या 2 इलेक्ट्रॉन द्वारा पूरा करने के लिए रासायनिक बंध बनाते हैं। यानी कि कोई भी तत्व या परमाणु, कोई भी तत्व जो होता है अपने परमाणुओं के, ठीक ना, अंतिम कक्ष में यानी कि अपने कक्ष में पूरा करने के लिए 8 या 2 इलेक्ट्रॉन के पूरा करने के लिए रासायनिक बंध बनाते हैं। तो ये पूछता है, ये बताइए कि कोई तत्व किसी कक्षा में रासायनिक बंध बनाते हैं कितने इलेक्ट्रॉन के लिए, तो हम लोग टिक क्या मारेंगे, 8 या 2 इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, अगला दिया है कि अक्रिय गैसें, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, अक्रिय गैसें जो होते हैं ये रासायनिक बंध नहीं बनाते हैं या उसमें भाग नहीं लेते हैं। और इसमें होता क्या है, देखें तो हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेयान, ठीक ना, रेडान, ये 1 2 3 4 5 6 तत्व होते हैं जो अक्रिय गैस होते हैं। कितने होते हैं जी, अक्रिय। एग्जाम में भी पूछ दिया जाता है कि बताइए कि अक्रिय गैसें कौन कौन सी है, तो उसमें ऑप्शन दे देगा, इसमें से एक रहेगा, 3 अलग रहेगा, उसमें से हमें पहचानना होगा। तो आपको याद रहना चाहिए कि हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनान और रेनान, ये सारे 6 के 6 क्या हैं, अक्रिय गैस है जो रासायनिक बंध में भाग नहीं लेते हैं। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। हाइड्रोजन आयन का मतलब क्या है कि H पर प्लस आयन देता है, धनावेशी। ठीक ना, जैसे HCl प्लस जल, अगर इसको हम क्या करें, मिलाएं, तो देखिए हाइड्रोजन को अलग किया और क्लोरीन को अलग किया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या दिया है कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अगर पूछ देता है एग्जाम में, क्या बताइए कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है, तो खट्टा होता है। अम्ल कैसा होता है जी, खट्टा होता है, तथा ये विद्युत के सुचालक होते हैं। ये पूछा जा सकता है क्या अम्ल विद्युत के सुचालक होता है या क्या होता है, तो सुचालक होता है। सुचालक और कुचालक 2 तत्व होते हैं, तो ये पूछेगा कि सुचालक होता है कि कुचालक, तो अम्ल क्या होगा, विद्युत का सुचालक होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या दिया है कि अम्ल धातु से क्रिया करके, ठीक ना, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ये भी सवाल बहुत बार पूछा गया है और ऊपर वाला सवाल भी IIMP था, बहुत IIMP था। ठीक ना, ये देखिए कि अम्ल धातु से क्रिया करके क्या बनाता है, क्या करता है, तो हाइड्रोजन को मुक्त करता है। सवाल में पूछेगा कि अम्ल धातु से क्रिया करके किसको मुक्त करता है, तो ऑप्शन में दे दी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ठीक ना, जल, ऐसे बहुत सारे दे देगा H2O। तो हमें किस पे ऑप्शन पे टिक मारना है, हाइड्रोजन पे टिक मारना है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है कि अम्ल, जो अम्ल होता है वह भस्म तथा क्षार से प्रक्रिया करके क्या करता है, लवण और जल बनाता है। और ये कई बार पूछा गया है कि बताइए, ये भी IIMP क्वेश्चन है कि अम्ल जो होता है भस्म और क्षार से प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है, तो लवण और जल बनाता है। ठीक है,
और देखिए अम्ल की खूबी क्या है, और ये क्वेश्चन तो एकदम IIMP एक बहुत बार पूछा है। यह नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। इसके अलावा मिथाइल ऑरेंज को भी क्या कर देता है, लाल कर देता है। यह IIMP क्वेश्चन है, ठीक ना, कि अम्ल क्या करता है, कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है, और मिथाइल ऑरेंज को भी लाल कर देता है, ठीक ना। याद रहे अम्ल का जो pH मान होता है वो सदैव 7 से कम होता है, ठीक है, क्या होता है, 7 से कम होता है। और जब किसी वस्तु का अगर pH मान 7 हो जाए तो वह उदासीन कहलाता है। क्या कहलाता है, उदासीन, और उदासीन कहलाता है। और 7 से अधिक हो जाए तो वह क्षारीय हो जाता है। क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाता है, याद रखिएगा। किसी पदार्थ का अगर pH मान 7 से अधिक है तो वो क्षारीय कहलाएगा, 7 रहेगा तो उदासीन, और 7 से कम रहेगा तो अम्लीय या अम्ल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल। अब इसी अम्ल में से जो है बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि पेट्रोलियम के शोधन में किसका प्रयोग किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। विस्फोटक पदार्थ बनाने के में किसका प्रयोग किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। रंग और औषधियां बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। संचायक बैटरी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का, ठीक है। तो देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का इतने में प्रयोग किया जाता है, ये बार बार एग्जाम में पूछता है IMP। ये सारे क्वेश्चन पर एकदम विशेष रूप से ध्यान देके पढ़िएगा इसको, ठीक है। अगला दिया है नाइट्रिक अम्ल। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो औषधि बनाने में करते हैं, उर्वरक यानी कि खाद बनाने में करते हैं, फोटोग्राफी में करते हैं। और ये वाला क्वेश्चन बार बार पूछता है कि फोटोग्राफी में हम किस अम्ल का प्रयोग करते हैं, तो नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। विस्फोटक बनाने में देखिए विस्फोटक पदार्थ यानी कि बम यानी कि छोटे बम बनाने में भी हम नाइट्रिक अम्ल का उपयोग करते हैं। और अम्ल राज को बनाने में भी हम नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। अम्ल राज मतलब HCl, और इसको दूसरा नाम है एक्वा रजिया। ये कई बार एग्जाम में एक्वा रजिया पूछ दिया है और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्वा रजिया क्या होता है, तो यही होता है HCl, जिसको अम्ल राज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कभी कभी ये भी पूछ देता है कि अम्ल राज किसे कहा जाता है, HCl दे दी, ठीक ना। तो HCl पे खटाक से हम लोग क्या करेंगे, टिक मार देंगे, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत IMP क्वेश्चन था। फोटोग्राफी वाला तो पक्का पूछता है, अम्ल राज भी हमेशा पूछता है कि अम्ल राज क्या होता है, ठीक ना। अब अगला है हाइड्रोलिक अम्ल। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो देखिए इसका प्रयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी किया जाता है। तो ऐसे एग्जाम में पूछेगा कि बताइए कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो हाइड्रोलिक अम्ल का किया जाता है, ठीक ना। HCl बनाने, इसमें भी अम्ल राज बनता है। कौन सा बनता है, अम्ल राज, जिसको एक्वा रजिया भी कहा जाता है। रंग एवं औषधि निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। लगभग ये सल्फ्यूरिक अम्ल के समान होता है, लेकिन इसमें अम्ल राज एक अलग हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों, और ये हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक ना। और हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा। जो इस वीडियो पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि सभी को सही सही नॉलेज मिले और सबको अच्छा कॉलेज मिले, अच्छा ट्रेड मिले, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब दिया है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं, ठीक ना। तो विलायक के रूप में एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सिरका बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। एसीटोन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। खट्टे पदार्थ को अच्छा रखने में या बनाने में इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है फार्मिक अम्ल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बार पूछा गया है कि जीवाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो फार्मिक अम्ल का। एकदम गजब का ये क्वेश्चन है, बार बार पूछता है IMP। एकदम जीवाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो फार्मिक अम्ल कहा जाता है। फार्मिक अम्ल को ही प्रयोग किया जाता है। फलों को संरक्षित में यानी कि फल को सही रखने के लिए, सड़ने गलने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो फार्मिक अम्ल का किया जाता है। रबड़ के स्कंदन में यानी कि रबड़ बनाने में भी किसका प्रयोग किया जाता है, फार्मिक अम्ल का। ये IMP एकदम इसको ध्यान से देख लीजिएगा। चमड़ा उद्योग में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो फार्मिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद आता है आपका क्या, ऑक्जेलिक अम्ल। क्या आता है, ऑक्जेलिक अम्ल। बच्चों वीडियो को थोड़ा लाइक करते रहिए, ठीक है। देखिए कह रहा है कि फोटोग्राफी में किसका प्रयोग करते हैं, तो देखिए उधर भी था और इधर भी था। ऑक्जेलिक अम्ल का भी प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। कपड़ों की छपाई में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। रंगाई में किया जाता है। चमड़े के विरंजक के रूप में भी ऑक्जेलिक अम्ल का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है।
कपड़े पर स्याही जब लग जाए तो उसके धब्बे को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन कपड़ा वाला बार बार पूछा है आईएमपी की, कपड़े पर जब धब्बा लग जाए स्याही का तो इसे हटाने के लिए हम किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दिया आपका क्या? बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल का प्रयोग कहाँ होता है? तो दवा और खाद्य पदार्थों की संरक्षण में, यानी कि दवा और खाद्य पदार्थों को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? तो बेंजोइक अम्ल। तो ये भी है आईएमपी हमेशा दवा वाला पूछता है कि दवा को संरक्षित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बेंजोइक अम्ल का किया जाता है। अगला सवाल दिया है साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो देखिए धातुओं को साफ करने के लिए, ठीक ना, खाद्य पदार्थों और दवाओं के निर्माण में, कपड़ा उद्योग में, ठीक ना। यानी कि जो साइट्रिक अम्ल है इसका प्रयोग धातुओं को साफ करने में, खाद्य पदार्थ और दवाओं के निर्माण में तथा कपड़ा उद्योग में साइट्रिक अम्ल का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट दिया है आपका, ध्यान दीजिएगा, जो बार बार सूत्र पूछता है पॉलिटेक्निक में, यूपी पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस में ये बार बार क्वेश्चन पूछता है कि बताइए बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है? तो बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है? Al2O3, Al2O3 इंटू 2H2O। याद रखेंगे बच्चों, पक्का मिलेगा ये आपको पेपर में। उसके बाद कोरंडम का पूछता है, तो सेम कोरंडम का क्या होता है? Al2O3, ठीक ना। इसके बाद क्रायोलाइट का पूछ देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत सारे साल के पेपरों को देखकर उसमें से निकाला है, ठीक ना। क्रायोलाइट का सूत्र क्या होता है? Na3AlF6 होता है। और अगला है सिनेबार। सिनेबार जिसको सिंदूर भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सिंदूर। ये HGS, इसका फार्मूला क्या होता है? HGS होता है बच्चों। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में एक ना एक इसमें से मिलता है। पूछता है कि पीतल किसका मिश्रण होता है? तो कापर और जिंक का, जिसमें कापर 80% और जिंक 20% होता है। और ये भी पूछता है कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो बर्तन बनाने में, नालियां बनाने में, कारतूस बनाने में। कारतूस यानी कि गोली वाली, ठीक है। इसके बाद एक ब्रोंज पदार्थ होता है, वह किसका मिश्रण होता है? तो ये भी होता है कापर और एसन का, ठीक ना। तो कापर इसमें 90% होता है और एसन जो होता है हमारा 10% होता है। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? मूर्ति बनाने में, सिक्के बनाने में, जहाज बनाने में और मशीन बनाने में। एकदम ये आईएमपी है ये चारों पांचों, इसको एकदम विशेष रूप से आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। अगला है सोल्डर। सोल्डर में किस चीज का? तो देखिए एसएन और प्लस पीबी। पीबी यानी कि रेड लेड होता है। ये दोनों 50-50% मिलकर बनते हैं। और इसका काम क्या होता है? धातुओं एवं विद्युत तारों को जोड़ने में, धातुओं एवं विद्युत तारों को जोड़ने में। सोल्डरिंग, जैसे दुकान पे हम जाते हैं, तार वार टूट जाता है तो उसे सोल्डर किया जाता है, तो यही वो सोल्डर है जिसमें एसएन और पीबी होता है, ठीक है। नेक्स्ट दिया है ड्यूलेमिन। ड्यूलेमिन इसमें किसका किसका मात्रा होता है? तो देखिए एल्युमिनियम 95%, कापर 3%, एमएन जो होता है 1% और मैग्नीशियम 0.5% होता है। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है। तो वायुयान के ढांचे बनाने में, रसोई घर के सामान बनाने में, ठीक ना, स्वचालित वाहन के पार्ट बनाने में ड्यूरे एल्यूमिन का प्रयोग किया जाता है। और इसमें ये कभी कभी भाग भी पूछ देता है कि ड्यूरेलिन में मैग्नीशियम का भाग कितना होगा? तो 0.5 होगा। एल्युमिनियम का कितना होगा? तो 95% होगा, ठीक है। अगला दिया है नोट लास्ट कि लोहा, निकिल एवं क्रोमियम के मिश्र धातु को स्टेनलेस स्टील भी कहा जाता है। अगर ये पूछा जाएगा कि लोहा के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? तो स्टेनलेस स्टील। निकेल के मिश्र धातु को क्या कहा जाएगा? स्टेनलेस स्टील। और एवं क्रोमियम के मिश्र धातु को क्या कहा जाएगा? स्टेनलेस स्टील। तो बच्चों यहीं पे मैं वीडियो ड्रॉप करता हूं और इसके आगे का पार्ट मैं आपको लेकर आऊंगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। और जो इस वीडियो पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें इस चैनल को। धन्यवाद बच्चों।